हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी 3 मई 2021 और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस क्लास में शामिल किए गए हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे तथा आपको अपने सपने की ओर एक कदम आगे लेकर जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ मैं वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी पूछता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा तथा हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको पता ही है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और अब मैदान में आ चुकी है भारतीय नौसेना। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था, जिसमें सभी भारतीय यानी विदेश में रह रहे भारतीयों को भारत में वापस लाने के लिए 2020 में कोविड-19 के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। उसी प्रकार से पुनः भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई के समर्थन में तथा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसेना जहाज़ों ने भाग लिया है। कितने? 7 नौसैनिकी जहाज, जिनमें से प्रमुख यदि हम बात करें तो INS तलवार, जो कि बहरीन से ऑक्सीजन का निर्यात करेगा। वहीं पर यदि हम बात करें कि INS ऐरावत, यह सिंगापुर से भारत के लिए ऑक्सीजन लाएगा। वहीं पर यदि हम बात करें कि INS जलाशय, यह थाईलैंड से यानी समुद्र की मार्ग से यह थाईलैंड द्वारा ऑक्सीजन की गई प्रदान को लेकर आएगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु पिछले वर्ष नौसेना में आरंभ किया गया था, यानी कोविड-19 के चलते इसे पिछले वर्ष भी लॉन्च किया गया था और वर्ष 2021 में पुनः से इसे सेकंड रूप में लॉन्च किया गया है। आइए बात करते हैं आंसर की। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा भारतीय नौसेना। दिखाते हैं आपको ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो हाल ही में लॉन्च किया गया है नौसेना द्वारा। आइए बात करते हैं हम नौसेना से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं तथा हमें अपने वाई हार्ट इसे याद भी रखना चाहिए कि इंडियन नेवी यह क्या है, क्यों है और कैसे है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए पता करते हैं इसके बारे में। यदि हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना नौसैनिकों से लैस यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसैनिका भारतीय है नौसेना है, जो कि भारतीय सीमा की सुरक्षा की प्रमुखता को बड़े ही भावना के साथ निभाते हुए विश्व के अन्य मित्र राष्ट्रों से इसे बनाए रखे हुए हैं। और भारतीय नौसैनिका यह किसके अधीन है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? तो रक्षा मंत्रालय में ही भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर स्थित है। यदि हम बात करें कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 4 दिसंबर को नौसेना डे मनाया जाता है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी कि जो इसके हेड हैं नौसेना के, वह हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नेवी यानी इंडियन नेवी के एडमिरल हैं, यानी चीफ ऑफ नेवल डिफेंस हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि नेवी का लड़ाकू पोत कौन सा है, तो आपने सुना होगा IMG 2K9, यह क्या है? तो भारतीय नौसेना का लड़ाकू पोत है। वहीं पर यदि हम बात करें कि हेलीकॉप्टर, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है भारतीय नौसेना का, वह है ध्रुव। तो यदि हम बात करें कि भारतीय नौसेना का झंडा कैसा होता है, तो भारतीय नौसेना का झंडा आइए आपको दिखा देता हूँ।
कुछ इस प्रकार का होता है। इंडियन नेवी फ्लैग, जिसमें ऊपर की तरफ होता है हमारा भारतीय ध्वज, वहीं पर उसके नीचे स्थित होता है इंडियन नेवी सिंबल, और यह पूरा मिलाकर बनता है नेवी का ध्वज। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। यदि वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो का क्वेश्चन को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। और काफ़ी दुखद घटना है ये, एक मानवता की ओर से देखा जाए तो काफ़ी दुखद घटना है। बीतों दिनों चर्चा में रही लाग वी ओमर उत्सव किस देश से संबंधित है? यदि हम बात करें कि ला वी ओमर इजराइल के रूढ़िवादियों यहूदियों का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है, जिसे हिब्रू महीने यानी इसका जो महीना होता है आयर, इजरायली कैलेंडर के आधार पर जो इनका महीना होता है उसे हिब्रू कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और इसी कैलेंडर के आयने महीने के 18वें दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह उत्सव दूसरी शताब्दी के संत, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके मकबरे के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है, जो कि हाल ही में यहाँ पर भगदड़ मचने के कारण लगभग 44 से अधिक बच्चों समेत लोगों की मृत्यु हो गई है। इजराइल के धार्मिक उत्सव लावी ओमर के दौरान मची भगदड़ में 44 लोगों की मौत हो गई है। यदि हम बात करें कि हादसे में लगभग 103 से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं। जी हाँ, तो यह कहाँ का है? तो यह इजराइल का है। आइए दिखाता हूँ आपको यह त्यौहार। इन्हीं की मजार यानी इन्हीं की जो मकबरा है उसी पर इसका आयोजन किया जाता है, और आयार महीने में 18वीं तारीख को इसे आयोजित किया जाता है। और हाल ही में यहाँ पर भगदड़ मचने के कारण काफ़ी हादसा हो गया है और आगे भी इसमें मृत्यु की खबर आने वाली है। यह वह आंकड़ा है जो न्यूज़ के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन असली आंकड़ा तो कुछ और ही होगा। जैसा कि आप भीड़ में देख सकते हैं कि इस प्रकार से मची भगदड़ में बच्चे बूढ़ों की क्या हालत हुई होगी। ये काफ़ी दुखद घटना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया हमसे कि प्रतिवर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व भर में विश्व स्वतंत्रता प्रेस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। हर साल इसी थीम अलग अलग होती है। इसकी मेजबानी हर साल अलग अलग देशों को ही मिलती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की जो थीम रखी गई है वह रखी गई है इंफॉर्मेशन एज अ पीपल गुड, यानी सार्वजनिक भलाई के लिए रूप में सूचना को एकत्रित करने का 2021 की इसकी थीम रखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई। 3 मई को मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये क्यों मनाते हैं, तो आइए बात करते हैं इस पर। इसे मनाने का एकमात्र कारण है कि वर्ष 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी के लिए एक पहल की थी। उन्होंने 3 मई को प्रेस की आज़ादी के सिद्धांतों से संबंधित एक बयान जारी किया था, और इसी के तहत वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया, और तब से हर साल 3 मई को यह डे मनाया जाता है। और 2021 में जो थीम रखी गई है वह इन्फॉर्मेशन एज पीपल, यानी एक सार्वजनिक भलाई के रूप में सूचना का प्रदान करना। यह किसकी थीम है? तो यह इस बार की थीम है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम बात करेंगे कि सार्वजनिक हित में खबर, यह इस बार की थीम रखी गई है। इस थीम को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इस थीम से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि मैंने अभी हाल ही में 20 अप्रैल को आपको पढ़ाया था कि 20 अप्रैल 2021 को गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक इंडेक्स जारी किया था। उस इंडेक्स का नाम था वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, और इस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक आई थी वह 142 रैंक आई थी, जिसमें फर्स्ट स्थान पर था नॉर्वे, और भारत की रैंक क्या थी? तो 142 वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी याद रखना होगा। यह सूचनाओं को प्रदान करने के लिए बनाया जाता है, और इस बार कोरोना वायरस के खिलाफ काफ़ी अच्छे तरीके से
न्यूज़ एंकरिंग की जा रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हाल ही में एक न्यूज़ एंकर, काफ़ी प्रसिद्ध न्यूज़ एंकर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह थे रोहित सरदाना जी। रोहित सरदाना जी का हाल ही में 30 अप्रैल को निधन हो गया था। कोरोना वायरस से संक्रमित थे, लेकिन कुछ समय बाद नेगेटिव आने के बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, और भविष्य में इस क्वेश्चन के बनने के पूरे चांस हैं। इससे संबंधित हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं उससे पहले इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस वैश्विक वन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो हाल ही में यदि हम बात करें कि वैश्विक वन रिपोर्ट जारी किया गया है, और इस वैश्विक वन रिपोर्ट में जो बात कही गई है, तो यदि हम बात करें यह किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा तो जारी की गई है। इसके अनुसार कोविड-19 महामारी के वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाले चुनौतियों को बढ़ावा दिया गया है, और इसके तहत कहा गया है कि 2025 यानी 2030 तक भारत में या पूरे विश्व की बात करें तो 25% जनसंख्या किस पर आधारित है, तो वह वनों पर आधारित है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि विश्व सकल उत्पाद 2020 में लगभग 4.3% तक गिर गया है, और यह महामारी के दौरान वैश्विक उत्पादों में सबसे बड़ी हानि है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों ने लगभग 40% वनों को सवाना क्षेत्रों में रहते हैं, और वहीं पर इसकी आबादी का लगभग 20% हिस्सा विशेष रूप से महिलाओं और भूमिहीन किसानों के पास नहीं है। यह रिपोर्ट के कुछ बिंदु थे जो आपको अपनी परीक्षा के लिए नोट डाउन करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह है कि इसमें बताया गया है कि 25% जनसंख्या वनों पर निर्भर है, और किसी भी देश के लिए यदि अच्छा पर्यावरण चाहिए तो लगभग 33% वनों का होना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, जबकि भारत के पास मात्र 24.3% ही वनों की उपलब्धि हासिल है। भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार यदि हम बात करें कि कुल वन क्षेत्र में मात्र 24.56% ही वन भारत के पास है, जिसमें सर्वाधिक बात करें तो मध्य प्रदेश के पास सर्वाधिक वन क्षेत्र है। उसके बाद यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पास, यानी सेकंड स्थिति में है अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड स्थिति में बात करें तो वह है छत्तीसगढ़। यह रिपोर्ट भी हमें जारी करती है। और यदि हम बात करें कि भारतीय रिपोर्ट वन रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। यह है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है। आइए यूनाइटेड नेशन से संबंधित कुछ तथ्यों पर हम बात करते हैं, और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। यह प्रश्न हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि हम बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई थी। जी हाँ, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी यूएसए में स्थित है। वहीं पर यदि हम बात करें कि इसके प्रेजेंट टाइम में जो हेड हैं वह कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में डिफेंसर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो यदि हम बात करें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में नाटो के नाम से जानते हैं, हाल ही में इसने अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है डिफेंडर यूरोप 21, और वर्ष 2021 में यह अभ्यास परिचालन कर रहा है। तो यह इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो अल्बानिया में इसका आयोजन किया गया है। यदि हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडरी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 4 अप्रैल 1949 को की गई थी।
नाटो आप काफ़ी अच्छे से इससे जानते होंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सुशोभित इसके द्वारा वाशिंगटन संधि में एक संधि के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स, यानी जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नाटो केवल 12 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 19/11 के हमले के बाद अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह आपको याद रखना है कि जो 9/11 अमेरिका के टावर पर, सेंट्रल टावर पर जो हमला हुआ था, उसमें इसके 12 सितंबर 2001 को प्रतिबंध के दौरान आर्टिकल 5 को लॉन्च किया गया था या जारी किया गया था। और हाल ही में इसने नाटो के द्वारा ही अल्बानिया में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास कराया गया है। आइए दिखाते हैं आपको यह सैन्य अभ्यास। यह है वह सैन्य अभ्यास जो इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास ग्लोबल डिफेंस स्ट्रेटजी के दौरान किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो के क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं 2021 यानी 2 मई 2021 को भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता सत्यजीत रे का 100वां जन्मदिन मनाया गया है। यह किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? तो यदि हम बात करें कि 2 मई 2021 को भारतीय फिल्म के मशहूर निर्माता सत्यजीत रे का 100वां जन्मदिन मनाया गया और सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय खास आयोजन किया गया है और विदेश में भी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे साल देश और विदेश में सत्यजीत जी की याद में समारोह का आयोजन होगा। जी हाँ दोस्तों, यह खास बात है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए समक्ष लेकर आया हूँ कि पूरे साल देश और विदेश में सत्यजीत रे की याद में समारोह का आयोजन किया जाएगा। और इसी बीच यदि हम बात करें सत्यजीत जी की, सत्यजीत रे इनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था कोलकाता के पश्चिम बंगाल में और इनकी जो पहली फिल्म थी वह थी पातेर पंचाली और इसी फिल्म से सत्यजीत रे के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह इनकी पहली फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म गई थी और इसी के लिए इन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसी के साथ इन्हें कई प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ इन्हें आईफा अवार्ड यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके अलावा सत्यजीत जी को 1984 में भारत का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड दादा साहेब फिल्म अवार्ड भी दिया गया है। और 23 अप्रैल 1992 को 71 साल की उम्र में सत्यजीत रे की मृत्यु हो गई थी। ये हैं सत्यजीत रे और इनके संबंधित सारी की सारी जो बातें हैं उन सभी को मैंने आपके सामने समक्ष किया है और इन्हें लिख भी दिया है, तो इन्हें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसी के साथ यदि आप हमारे पूरे वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने आपको बॉक्स में रख दी है। इसी बीच हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है। इसमें कौन से 2 मंत्री भाग लेंगे? तो हाल ही में विदेश मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री इसमें भाग लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्रिपरिषदीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसमें भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कौन भाग लेते हैं? तो भारत के विदेश मंत्री और गृह मंत्री। वहीं पर यदि हम बात करें कि रूस के भी विदेश मंत्री और गृह मंत्री। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री कौन हैं, तो वह हैं S जयशंकर और गृह मंत्री हैं अमित शाह। ये दोनों इस 2+2 वार्ता में बात करेंगे
कुछ बात करेंगे। यदि हम बात करें कि 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद क्या होता है, तो दो देशों के बीच एक साथ दो मंत्री बात करते हैं तो उसे 2+2 संवाद मॉडल का नाम दिया जाता है। 2+2 वार्ता विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पहले 2+2 वार्ता कर चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि रूस, जो कि मालाबार और क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, यह इसमें भाग लेने वाला है। और यह पहली बार हुआ है ऐसा जिसमें जापान पहले क्वाड समूह का हिस्सा था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि रूस, जी हाँ दोस्तों, पहला ऐसा देश है जो गैर क्वाड समूह देश है और इसमें भाग लिया गया है, तो विदेश मंत्री और गृह मंत्रियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। ये हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्हीं के साथ में खड़े हुए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और इन्हीं दोनों देशों के बीच में 2+2 वार्ता अभी हाल ही में की गई है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने G7 डिजिटल एवं टेक्नोलॉजी मंत्रिपरिषद बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। तो यदि हम बात करें कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 7 यानी G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो 28 अप्रैल 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी और इस कार्यक्रम में भारत के अतिथि के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद, और यह G7 डिजिटल एवं टेक्नोलॉजी की जो बैठक हुई है इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। यदि हम बात करें कि G7 में 7 देशों का समूह है जिसमें 7 देश शामिल हैं। यदि हम बात करें ये कौन कौन से देश हैं, तो 7 देश, यूरोपीय संघ में 7 देश शामिल हैं जिसमें इस बार भारत भी शिरकत करेगा। जैसे इंग्लैंड ने भारत को आमंत्रित किया है। यदि हम बात करें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो शामिल देशों की संख्या 7 है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, और 1997 में रूस भी इसमें शामिल था, तो इसका नाम रखा गया था G8। लेकिन कुछ समय बाद यानी कि 2014 में क्रीमिया के विवाद के बाद पुनः से इसमें से रूस अलग हो गया और इसका नाम रख दिया गया G7, और अब प्रेजेंट टाइम में इसमें 7 देश सम्मिलित हैं। तो 2014 में कौन अलग हो गया, तो रूस यानी सोवियत संघ इससे अलग हो गया, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर, यह है हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, और इन्हीं के द्वारा G7 की टेक्नोलॉजी और मंत्रिपरिषद बैठक में भाग लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। हाल ही में कंसल्टेंसी, जी हाँ दोस्तों, कंसल्टेंसी फर्म वर्ल्ड फाइनेंसर 2021 रैंकिंग में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष 10 सभी मूल्यवान ब्रांडों में शामिल हुई है। दोस्तों बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं और इन्हीं छालों की वजह से कुछ शब्दों को बोलने में दिक्कत आ रही है। तो आप ऐसा ना समझें कि कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो काफ़ी अच्छे स्वच्छ तरीके से आपके सामने प्रदान की जा रही है। कुछ ही समय में मुंह भी ठीक हो जाएगा तो यह बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। इसको देखते हुए आप वीडियो को प्यार दीजिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट तरीके से तैयार किए गए हैं। हम बात करते हैं आंसर की, तो 10 शीर्ष बैंक यानी मूल्यवान जीवन बीमा में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय जीवन बीमा निगम बना है वह है भारतीय जीवन बीमा, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारतीय जीवन बीमा है जो कि टॉप 10 मूल्यवान ब्रांडों में शामिल किया गया है।
और यह भारत की पहली है मूल्यवान बॉन्ड में शामिल होने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी। यदि हम बात करें कि विश्व में इसका स्थान टॉप 10 में हुआ है और यह 10वें स्थान पर आई है। यदि हम बात करें LIC, तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो अधिनियम आया था वह भी 1956 में आया था। यदि हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो भारत के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वहीं पर यदि हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है LIC और यह देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इसके प्रमुख अध्यक्ष यानी इसके जो हेड हैं वह कौन है, तो MR कुमार इसके हेड हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको LIC से याद रखने हैं और इन्हें आप कहीं एक कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन बैंक ने किस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यदि हम बात करें कि इंडियन बैंक प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक को निर्बाध सूचना यानी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह है कि टेक्नो सामान्य से कम बाजार दरों के लिए बैंक को अपनी सेवाएं दे रहा है और इसी के लिए इस ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि हम बात करें BSNL की, तो BSNL के प्रेजेंट टाइम में जो हेड हैं वह हैं प्रवीण कुमार पुखार और इसका हेडक्वार्टर स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। वहीं पर यदि हम बात करें इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक की यदि हम बात करें इसका हेडक्वार्टर स्थित है चेन्नई में और पद्मजात चंदारू जी इसके हेड हैं। इसका जो ध्येयवाक्य है वह है और ऑन बैंक बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड, यह इसका ध्येयवाक्य है और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और BSNL का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके हेड हैं MD जो हैं वह इसके प्रवीण कुमार पुखार जी हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है, भारतीय राजधानी दिल्ली में स्थित है। दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। हम बात करते हैं टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की और आज का टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये राशि कर दी है? पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है और इसी के साथ आपको इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है। बात करते हैं हम कल वाले क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में आयुष 64 समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा है, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 संक्रमण के उपचार में काम आ रही है आयुष 24 टैबलेट्स, यानी कि इसकी जो पहली बार जब इसे दवा बनाया गया था तो मलेरिया के उपचार के लिए इसकी दवा बनाई गई थी, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि कोविड-19 के जो लक्षण कुछ के समय के लिए दिख रहे हैं या औसत समय के लिए या जिन्हें ना मात्र कोरोना की शिकायत है उनके लिए यह आयुष 24 टैबलेट्स काम कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो के क्वेश्चन पसंद आते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से इस करंट अफेयर तथा जर्नल अवेयरनेस से संबंधित सारे क्वेश्चनों की सीरीज अच्छे से तैयार कर सकूं और आप उन क्वेश्चनों को तैयार कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं मनमोहन सविता मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।